Hi friends, welcome back to Civil Stab. This is the 9th lecture under the previous year question series of Science and Technology module और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेसिकली 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट जो कि होगा बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम कवर करेंगे टोटल 23 क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स 2019 अब बहुत ही नजदीक आ गया है। सो आपको जरूरत है कि आप साथ साथ अपने आप को इवैल्यूएट करते रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और इसी के लिए हमने स्टार्ट कर रखी है अपनी स्पेशल करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हमने 10 टेस्ट इंक्लूड किए हैं, ओवर 1000 एमसीक्यूज विद डिटेल डाउनलोडेबल एक्सप्लेनेशन। इन टेस्ट को आप हमारी साइट पे जाके या हमारी ऐप पे जाके ले सकते हैं और इसमें हमने कवर किए हैं लास्ट 1.5 ईयर यानी जैन 2018 से लेके मई 2019 के करंट अफेयर्स को। सो फ्रेंड्स, आप इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करें और अपने आप को अच्छे से इवैल्यूएट करें। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। सो फ्रेंड्स, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है क्योंकि ये बहुत ही करंट डेवलपमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, हमने उस पर ज्यादा फोकस किया है। तो बायोटेक्नोलॉजी को हमने 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है और आज हम करेंगे फर्स्ट 3 सब टॉपिक्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्लोनिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स से। सो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स या जीएम क्रॉप्स होती क्या है? जीएम क्रॉप्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर हम क्रॉप्स को ऐसे मॉडिफाई करते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है या उनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो बढ़ जाए या उनके अंदर जो मिनरल क्वांटिटी है वो बढ़ जाए। तो बेसिकली हम उनके जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं टू सूट आवर नीड्स, तो इसीलिए इसे जीन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ पे हम वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, तो ये बेसिकली जीन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी पार्ट कहा जाता है। तो ऐसी क्रॉप्स जिनके अंदर हम जीन्स को मॉडिफाई करते हैं हम उन्हें कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। तो अगर आज हम वर्ल्ड की बात करें तो जीएम क्रॉप्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इनकी जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अराउंड 12% ऑफ द ग्लोबल क्रॉपलैंड कम्स अंडर द जीएम क्रॉप्स। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में से आता है जो कि आज का जीएम क्रॉप्स को ग्रो करता है। अगर हम सबसे पहली जीएम क्रॉप की बात करें जो कि सबसे पहले डेवलप की थी तो वो की थी मार्क वैन मोंटेग्यू ने और जेफ शेल ने इन 1987। इन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर्ड टोबैको प्लांट को ग्रो किया था बाय इंसर्टिंग बैसिलस थ्यूरोजेंसिस, जो कि एक बैक्टीरिया से डिराइव्ड एक प्रोटीन था। तो इसकी हेल्प से इन्होंने टोबैको को मॉडिफाई किया था ताकि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट बन सके। सबसे पहली जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो कि सेल के लिए अलाउ हुई थी वो थी यूएस में 1994 में, दैट वाज फ्लावर सावर टोमेटो। तो टोमेटो ऐसी पहली क्रॉप थी जो कि अलाउ हुई थी फॉर सेल्स। इससे पहले जो ये टोबैको की क्रॉप की अगर हम बात करें तो दिस वाज जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल फेजेस, बट टोमेटो को एक्चुअली सेल किया गया है, इट हैज बीन यूज्ड। टोमेटो का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लावर सावर है उसकी स्पेशलिटी ये रहती है कि इट हैज बेसिकली हायर शेल्फ लाइफ। सो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमें जीन चाहिए होता है, सिंगल जीन चाहिए होता है, हम उसे आइसोलेट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई, उसकी जो हमें जीन चाहिए होता है हम उसे उस बैक्टीरिया से निकालते हैं जहाँ पे वो है, उसको आइसोलेट करते हैं एंड देन वी क्रिएट मल्टीपल कॉपीज टू बी इंसर्टेड इन द प्लांट्स दैट नीड्स टू बी ग्रोन। तो बेसिकली पहले उसे कट करना है, फिर उसको उसको टारगेट जीन को मल्टीप्लाई करके प्लांट में इंसर्ट करना है। सो जब ये प्लांट जब ग्रो करता है तो इसमें नेचुरली ये फीचर रहता है कि इट हैज बिकम रेजिस्टेंट और इट हैज दैट स्पेशल ट्रेट जो कि इस जीन की वजह से आई है। तो दिस इज बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो अब हम देखते हैं कि जीएम क्रॉप्स का इंडिया में क्या स्टेटस है। इंडिया की अगर हम बात करें, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंडिया जो है अमंग टॉप 5 जीएम क्रॉप एग्रीगेट कंट्रीज में आता है। इंडिया के अलावा 4 और ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इसमें आती हैं, वो है यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना और कनाडा। तो ये कंट्रीज भी टॉप 5 जीएम क्रॉप एग्रीगेट में आती हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सिर्फ एक ही जीएम क्रॉप है जो कि अभी अलाउ हुई है, अप्रूव हुई है, जिसकी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, वो है बीटी कॉटन। इसके अलावा कोई भी जीएम क्रॉप इंडिया में अभी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूवल के लिए जीएम क्रॉप्स की वर्क करती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जीईएसी।
GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है, जो कि एक एपेक्स बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ये जो बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, दिस बेसिकली इवैल्यूएट्स कि कोई भी GM क्रॉप जो है वो क्या उसकी प्रोडक्शन के लिए टेक्निकली सेफ है या नहीं, क्या उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्या उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे डिसीजंस लेती है GEAC। GEAC जब फाइनली टेक्निकल अप्रूवल दे देती है, उसके बाद फाइनल नोट देता है एनवायरमेंटल मिनिस्टर। तो ध्यान रखना है आपको, फाइनल नोट जो होता है वो एनवायरमेंटल मिनिस्टर देता है, लेकिन टेक्निकल अप्रूवल जो होता है वो GEAC देता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि अगेन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड वर्क करती है या बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क करती है, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी बनी थी अंडर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्ट करती है ऑन कि उनको बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को कैसे यूज करना है, क्या हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को या क्रॉप्स को कैसे यूज करना है फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज। तो ये है NPA। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन GM क्रॉप्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे BT कॉटन की। तो BT कॉटन जो है वो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसकी इंडिया में कल्टीवेशन अप्रूव हुई थी इन ईयर 2002। इसे डेवलप किया था मॉन्सेंटो कंपनी ने। तो ये बेसिकली दिस इज द ओनली कंपनी दैट प्रोड्यूसेस BT कॉटन, और इसीलिए जो भी इसी को रॉयल्टी भी मिलती है, क्योंकि बिकॉज दिस हैज बीन गिवन पेटेंट ऑफ GM कॉटन सीड्स। तो इन्होंने ये जो BT कॉटन है, इसमें बेसिकली इंड्यूस किया था द बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिजेंसिस which is derived from soil, and this protein that is derived from the soil bacteria is used to kill other insects to make the BT cotton, या जो हमारी कॉटन है उसको रेजिस्टेंट बनाने के लिए अगेंस्ट द पेस्ट लाइक बॉलवॉर्म। तो ये है BT कॉटन। अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो BT क्रॉप्स या GM क्रॉप्स की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी रहती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस इज मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली, तो माना जाता है कि दिस इज नॉट सेफ फॉर हेल्थ एज वेल एज एनवायरमेंट। तो इसके लिए रिलेटेड कुछ क्रिटिसिज्म भी रहते हैं। BT कॉटन की अगर हम बात करें तो उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म रहता है कि इट इज उसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये कंपनी ही उसे प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसके कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। सेकेंड चीज जो है उसके सीड्स की कि दीज सीड्स कैन नॉट बी रीयूज। तो एक बार अगर सीड ग्रो करने लेते हैं हम उससे कॉटन, तो नेक्स्ट ईयर हमें फ्रेश सीड्स यूज करने पड़ते हैं, दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। तो ये इसी के कारण इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी, इसकी बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेके भी बहुत ज्यादा डिबेट्स रहती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि दीज आर नॉट अप टू द बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड्स। थर्ड चीज जो रहती है कि अब इशू ये आ रहा है कि द BT कॉटन क्रॉप्स विच वर earlier said to be safe from bollworm infections या जो भी pest resistant थी, it is now said the bollworm has developed resistance against the BT cotton। तो अब इशू आ रहा है कि शायद bollworm infection जो है वो भी BT cotton में देखा जा सकता है। So ये कुछ important criticism है against BT cotton। नेक्स्ट जो हमें GM क्रॉप करनी है वो है BT ब्रिंजल। BT ब्रिंजल जो है, अगेन इसमें यहाँ पे हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल यूज करी है बाय इंसर्टिंग अ क्रिस्टल प्रोटीन जीन दैट इज Cry1AC फ्रॉम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। तो इस प्रोटीन की हेल्प से, जो कि इस बैक्टीरिया में पाया जाता है, हमने इस ब्रिंजल की इंसेक्ट रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया है। तो इस BT ब्रिंजल को डेवलप किया था अगेन माहिको ने, माहिको दैट इज द महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी इन कोलैबोरेशन विद द मॉन्सेंटो। तो मॉन्सेंटो था वो कंपनी थी जिसने BT कॉटन को बनाया था, और मॉन्सेंटो कंपनी ने ही विद कोलैबोरेशन ऑफ माहिको हैज क्रिएटेड BT ब्रिंजल। तो BT ब्रिंजल की अगर हम बात करें इंडिया में उसके स्टेटस की, तो पहले 2009 में इसको अप्रूव कर दिया गया था, बट क्योंकि फाइनल अप्रूवल जो चाहिए होता है वो एनवायरमेंटल मिनिस्टर का होता है, वहां पे उन्होंने उसे एक मोराटोरियम दे दिया था, एक स्टेटस को जनरेट कर दिया था, ताकि इसका रिलीज जो है उन्होंने अलाउ नहीं किया था ड्यू टू वेरियस काइंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म दैट वाज लेड अगेंस्ट BT ब्रिंजल। तो क्योंकि इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे इन फार्मर्स एंड पीपल, तो पब्लिक डिबेट के कारण यहाँ पे इस पे मोराटोरियम लगा दिया गया था। तो ये क्रिटिसिज्म था रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल रिस्क्स दैट BT ब्रिंजल कैन कॉज एंड टू ह्यूमन हेल्थ एज वेल। तो जो ये BT जीन है उसके कारण बहुत ज्यादा वीड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, मॉडिफिकेशंस हो सकती है, जनरल जो ब्रिंजल के जीन्स होते हैं या जो वाइल्ड वेराइटीज हो सकती है, इसके कारण जो था इस पे एनवायरमेंटल रिस्क बहुत ज्यादा था, तो इसलिए हमने इस पे रोक लगा दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट GM क्रॉप की, जो है DMH11 मस्टर्ड। तो ये DMH11 मस्टर्ड जो है दैट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है
यहाँ इसे डेवलप किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने। तो जनरली मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड जो है उसकी एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली दिस इज सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। तो यानी ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन करता है। लेकिन ड्यू टू दिस DMH11 या BT जो हमने GM क्रॉप की मॉडिफिकेशन की, उसके कारण इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाई है। और यहाँ पे हमने इसके अंदर 3 जीन्स इंट्रोड्यूस किए हैं, दैट इज बार्नेस और बास्टार जीन। तो इन सिस्टम के कारण क्या हुआ है? पहली चीज तो बार्नेस जीन के कारण इसके अंदर मेल स्टर्लिटी आई है। तो इस स्टर्लिटी के कारण ये बाकी मस्टर्ड प्लांट्स हैं उसके साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो एक बेसिकली ये आगे जो है हाइब्रिड प्लांट प्रोग्रेस नहीं करेगा। जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये उसी तक रहेगा। सेकेंड चीज जो है, इसके अंदर जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है जो कि वो बहुत ज्यादा हाई है। तो जो जीन है बार जीन, ये इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है अगेंस्ट वेरियस इंसेक्ट्स। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ DMH11 मस्टर्ड। उसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है DMH11 का, वो ये कि दिस इज बेसिकली गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। तो अनलाइक BT कॉटन जो कि एक प्राइवेट कंपनी ने क्रिएट किया था, उसके कारण वहां पे उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम रहेगी क्योंकि एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड सीड है, तो यहाँ पे कोई रॉयल्टी इशू नहीं रहेंगे। दूसरी इसका बेनिफिट ये रहेगा क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो 30% ज्यादा है नॉर्मल मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो, इसलिए हमारी इंपोर्ट कॉस्ट भी कम होगी। क्यों? क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है वो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी करते हैं, तो इससे हमारी इंपोर्ट कॉस्ट भी कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं GM राइस की या गोल्डन राइस की। दिस इज अगेन अ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। यहाँ पे हमने जो राइस को है मॉडिफाइड किया है बाय इंट्रोड्यूसिंग बीटा कैरोटीन, जो कि बेसिकली एक विटामिन ए का प्रीकर्सर रहता है। तो बेसिकली विटामिन ए रिच है ये गोल्डन राइस। तो विटामिन ए से आपको पता ही है, इससे अगर कोई भी चीज में विटामिन ए ज्यादा होगा तो इट इम्प्रूव्स आवर विजन एंड इम्यूनिटी। तो विटामिन ए का ये रोल रहता है, और अगर राइस में ये होगा तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज इम्यूनिटी एज वेल एज आर विजन। तो इससे हमने गोल्डन राइस बनाया है। इसको सबसे पहले प्रोड्यूस किया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका होमवर्क है, आप सर्च करके हमें बताना कमेंट में। उसके बाद हम बात करते हैं GM मेज की। GM मेज जो है ये बहुत डिफरेंट टाइप की मेज वैरायटीज बनाई गई हैं GM मेज की। अगर हम बात करें तो डिफरेंट कंपनीज ने अपनी डिफरेंट वैरायटीज बनाई गई है। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया में जो रिसर्च जिस वैरायटी के ऊपर हुई है वो है मॉन 863। तो ये मॉन्सेंटो ने बनाई थी, सेम कंपनी दैट क्रिएटेड BT कॉटन। इन्होंने क्या किया था, क्राई 3B1 जो कि एक प्रोटीन है, BT जो कि बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, वहां से उन्होंने ये प्रोटीन लिया था क्राई 3B1 और इसे इंट्रोड्यूस किया था इन मेज। इससे क्या होगा, इससे जो प्लांट है इट इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट रूट वॉर्म। कॉर्न रूट वॉर्म एक इंसेक्ट होता है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हमने GM मेज को बनाया है। तो अब हम ट्राई करते हैं अपने क्वेश्चंस आंसर करने की, जो कि GM क्रॉप से पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था इन 2000, इंसेक्ट रेजिस्टेंस कॉटन प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम। तो हमें बताना है कि जो कॉटन प्लांट्स में GM कॉटन बना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट्स हैं, उनमें हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, जीन कहाँ से लिया है? फ्रॉम अ वायरस, फ्रॉम अ बैक्टीरियम, फ्रॉम अ इंसेक्ट या फ्रॉम अ प्लांट? तो हमने लिया है फ्रॉम अ बैक्टीरियम। कौन सा? BT यानी बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an American multinational company Monsanto has produced insect resistant cotton undergoing field trials in India. A toxic gene from which one of the following bacteria has been transferred to this transgenic cotton. तो हमें बताना है कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो हमने BT कॉटन में यूज किया है। सो दिस इज बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, दैट इज B अगेन इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज अगेन रिगार्डिंग BT कॉटन। इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग BT जीन। तो जो ट्रांसजेनिक कॉटन है उसमें हमने उसको इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाया है? बाय इंसर्टिंग BT जीन। तो ये सही है। रीजन क्या दिया है? तो BT जीन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बैक्टीरियम। तो ये सही है कि जो BT जीन है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बैक्टीरियम। तो इसका आंसर होगा A, बिकॉज both assertion and reason are true and because of this bacterium the insect resistance has increased। तो ये बिल्कुल इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग मॉन 863 जो कि एक वैरायटी ऑफ मेज है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि व्हाई वाज दिस इन न्यूज। तो ये पूछा गया था इन प्रीलिम्स 2010।
तो हमें बताना है कि जो GM मेज है या MON 863 मेज है उसकी क्या स्पेशलिटी है। सो बेसिकली ये जो मेज क्वालिटी है इट हैज अ ग्रेटर पेस्ट रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर होगा बी, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी विच इज पेस्ट रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग GM मस्टर्ड। तो हमें बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, और ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2018 में। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं जो कि GM मस्टर्ड के रिगार्डिंग है। फर्स्ट इज GM मस्टर्ड हैज द जीन्स ऑफ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव्स द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू अ वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट। तो इन्होंने कहा है कि GM मस्टर्ड में भी एक बैक्टीरिया यूज किया गया है ताकि उसकी पेस्ट रेजिस्टेंस बढ़े। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, GM मस्टर्ड हैज द जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, GM मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो GM मस्टर्ड वेराइटी है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि इट हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो by directly eliminating the third statement we can get the answer that is B, 2 only is the correct option। और ये हमें पता भी है कि GM मस्टर्ड की खासियत ये है कि इट कैन अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन अनलाइक द नॉर्मल वेराइटी ऑफ मस्टर्ड व्हिच गोस सेल्फ पॉलिनेशन। सो इसका आंसर होगा बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a genetically injured form of brinjal known as BT brinjal has been developed, the objective of this is। तो हमें बताना है कि BT brinjal की खासियत क्या है, क्या क्या उसके पीछे रीजन था कि वो डेवलप की गई। ये पूछा गया था प्रीलिम 2011 में। फर्स्टली टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट, second to improve its taste and nutritive qualities, third to make it drought resistance and fourth to increase its shelf life। तो हमें बताना है कि BT ब्रिंजल को डेवलप करने के पीछे क्या रीजन था। तो बेसिकली जो BT ब्रिंजल है इट इज मोर पेस्ट रेजिस्टेंट दैन द नॉर्मल ब्रिंजल, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर पीपल्स रेजिस्टेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ BT ब्रिंजल इन इंडिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि BT ब्रिंजल के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है, जो लोगों का क्रोध है, वो किस कारण से है। पहला, BT ब्रिंजल हैज बीन क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम अ सॉइल फंगस इनटू इट्स जीनोम। सेकंड, the seeds of BT brinjal are terminator seeds and therefore the farmers have to buy the seeds before every season from the seed company. Third, there is an apprehension that the consumption of BT brinjal may have adverse impact on the health. And fourth, there is some concern that the introduction of BT brinjal may have adverse effect on the biodiversity। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट्स है, why there is a resistance against BT brinjal। So third and fourth statement are directly correct, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो BT क्रॉप्स हैं या GM क्रॉप्स हैं उनके अगेंस्ट मेन एप्रीहेंशन यही रहता है कि वो हेल्थ और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। सो इसलिए बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो फर्स्ट में जो कि BT ब्रिंजल है यहाँ पे दिया गया है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सॉइल फंगस। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि BT ब्रिंजल जो है वो डिराइव किया है एक सॉइल बैक्टीरिया से, ना कि एक सॉइल फंगस से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारा आंसर होगा सी, दैट इज 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमें पता है कि जो BT सीड्स होती हैं वो एक ही बार यूज की जाती हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। तो इसका आंसर होगा 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग गोल्डन राइस या GM राइस। Genetically modified golden rice has been engineered to meet human nutritional requirements. Which one of the following statements best qualifies golden rice? ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2010 में। तो हमें बताना है कि GM राइस की खासियत क्या है। फर्स्ट, द ग्रेन्स हैव बीन फोर्टिफाइड विद जीन्स टू प्रोवाइड 3 times ग्रेन हायर यील्ड। क्या GM राइस की यील्ड बहुत ज्यादा है। सेकेंड, the grain contains pro vitamin A which upon ingestion is converted to vitamin A in the human body। तो क्या इसमें एक विटामिन ए का प्रीकर्सर यूज है जो कि बाद में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है बॉडी में, दैट इज इट इज फोर्टिफाइड विद विटामिन ए प्रीकर्सर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट्स मॉडिफाइड जीन्स कॉजेज द सिंथेसिस ऑफ ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है। या लास्ट, इट कॉजेज द फोर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेन्स विद विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा बी, क्यों? क्योंकि इसमें हमने प्रोकर्सर बीटा कैरोटीन यूज किया है जो कि एक प्रीकर्सर है विटामिन ए का। सो इसका आंसर होगा बी। तो ये फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू GM क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी। तो ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2013 में। माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन रिहैबिलिटिंग डिग्रेडेड साइट्स बिकॉज माइक्रोराइजा इनेबल्स द प्लांट्स टू। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हमने यूज करते हैं माइक्रोराइजा, उससे क्या होता है।
First, resistant drought and increased absorptive area. Second, tolerates extremes of pH. Third, resist disease infestation. तो बताना है कि अगर माइक्रोराइजा प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या होता है. So let us see the explanation. So mycorrhizal biotechnology, ये जो माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी है, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीटेक. तो इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, दिस बेसिकली इंक्लूड्स टूल्स लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर मेकर्स, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, या जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करके हम उसको यूसेज कर रहे हैं इन एग्रीकल्चर, तो वो दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी. यहाँ पे जब भी हम मॉडिफाई करते हैं, यानी जब जो भी हम ऑर्गेनिज्म से मॉडिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. यानी जरूरी नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम हमेशा सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करें, हम प्लांट्स और एनिमल्स का भी यूज करते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिकली माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी की, तो ये बेसिकली एक ऐसी बायोटेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम माइक्रोराइजल फंजाई का यूज करते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. माइक्रोराइजल क्या है, एक फंजाई है जो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को या जिसकी जो इनबिल्ट ट्रेट्स है उसको हम यूज करके अपने क्रॉप्स में यूज करते हैं, ताकि वो क्रॉप्स में भी वो स्पेशल ट्रेट्स आ जाए. अगर हम माइक्रोराइजल फंजाई की बात करें, तो दिस बेसिकली इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर. एंड ये जो अगर फंजाई इंक्लूड करते हैं हम अपनी क्रॉप्स में, या इसको इनबिल्ट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं इसकी हेल्प से, सो दिस बेसिकली इंक्रीज द डिजीज रेसिस्टेंस ऑफ द प्लांट्स. तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है. उसके अलावा इट ऑल्सो इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी टू ड्रॉट्स एंड सैलिनिटी. एंड अगर एक बार ये फंजाई प्लांट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो उसकी पीएच टॉलरेंस लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि माइक्रोराइजल फंजाई की वजह से इंड्यूस होती हैं प्लांट्स के अंदर. अब हम ये क्वेश्चन को आंसर करते हैं. माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन रिहैबिलिटेटिंग डिग्रेडेड साइट्स बिकॉज इट enables plants to first resist droughts and increase absorptive area, second tolerate extremes of pH, and third resist disease infestation. तो ये तीनों ही सही ऑप्शंस हैं, तो आंसर होगा डी, दैट इज 1, 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्लोनिंग के रिलेटेड. तो यहाँ पे हमें एक असर्शन रीजन स्टेटमेंट दी गई है. असर्शन क्या है, डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल, और रीजन है डॉली वाज प्रोड्यूस्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो ये पूछा गया था 1999 में. अब हम देख लेते हैं कि क्लोनिंग क्या है और क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं. सो क्लोनिंग की अगर बात करें, तो क्लोनिंग इज अगेन अ जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल. यानी यहाँ पे भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज कर रहे हैं एक ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन के लिए. तो ये जो रिप्रोडक्शन हो सकती है, इट कैन बी आइदर एसेक्सुअल और यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जरूरी नहीं है क्लोनिंग से सिर्फ हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करें, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जो ये क्लोनिंग होती है, इट कैन बी एट एनी लेवल. इट कैन बी आइदर सेलुलर लेवल, इट कैन बी एट ऑर्गन लेवल, और इट कैन बी एट ऑर्गेनिज्म लेवल. सेलुलर लेवल की बात करें, तो यूनिसेलुलर लेवल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्लोनिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन रहती है. वहाँ पे नेचुरली भी क्लोनिंग बहुत ज्यादा कॉमन रहती है. तो आपने देखा होगा जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो वो फिजन या फिजन से मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी एक तरह की क्लोनिंग है. क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज जस्ट सेम एज द पेरेंट. तो क्योंकि वहां पे पेरेंट और डॉटर की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वो भी एक तरह की क्लोनिंग है. अगर हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग की बात करें, तो वो वहां पे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मेन फोकस रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग. सो आर्टिफिशियल क्लोनिंग जो है, सबसे पहले 1928 में हिल्डी मैंगोल्ड ने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया था. एंड ही परफॉर्म सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर यानी SCNT यूजिंग एम्फीबियन एम्ब्रियोज. यानी वहां पे उसने एम्फीबियन एम्ब्रियोज का यूज किया था ताकि वो क्लोनिंग कर सके. उसके बाद से यही टेक्नोलॉजी यूज होने लगी इन जेनेटिक क्लोनिंग. तो यहाँ पे जब एनिमल कोई क्रिएट होता है, इट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट लाइन. तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है. अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है पेरेंट पे, तो वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डॉटर में या चाइल्ड में भी ट्रांसफर होती है. सो ये क्लोनिंग के बारे में आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है. सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है कि सच क्लोन्स आर नॉट स्ट्रिक्टली आइडेंटिकल सिंस सोमैटिक सेल्स में कंटेन म्यूटेशंस इन द न्यूक्लियर डीएनए. तो क्योंकि हो सकता है कि डीएनए में थोड़ी बहुत म्यूटेशंस आ जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली आइडेंटिकल हो. देयर आर चांसेस दैट द क्लोन्स आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल बट डिफर ड्यू टू सम काइंड ऑफ म्यूटेशंस. दूसरी चीज ये क्योंकि जो डीएनए होता है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज द न्यूक्लियस. तो क्योंकि हम डोनर सेल का जो
एग है उसको रिमूव कर रहे हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया वो रह जाता है, तो उसके कारण भी कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं। सो ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग होती कैसे है, यहाँ पे हमने प्रोसेस उसको दिखाया है। सबसे पहले क्या होगा, एक डोनर सेल जो कि डोनर ऑर्गेनिज्म है, वहां से एक डोनर सेल लिया जाएगा, उसके न्यूक्लियस को रिमूव किया जाएगा, और एक जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके एग सेल से इस न्यूक्लियस को फ्यूज किया जाएगा विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। सो वंस दिस फ्यूजन टेक्स प्लेस, तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इस एग में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड दिस एम्ब्रियो या दिस फ्यूज सेल विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई, एंड फाइनली इट विल लीड टू अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म। तो यानी धीरे धीरे ये जो एम्ब्रियो है इसको प्लेस किया जाएगा एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में, यूट्रस ऑफ अदर मदर, और इसकी हेल्प से हमने एक आइडेंटिकल जो एनिमल है वो प्रोड्यूस कर दिया है, सिमिलर टू द इनिशियल शीप। तो यहाँ पे जो ये जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है बेसिकली, जहाँ पे ये एक एम्ब्रियो है वो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लेस कर रहे हैं एंड यूजिंग इट एज अ यूट्रस। सो अगर हम देखें कि अभी तक क्लोन एनिमल्स कौन कौन से बने हैं या कौन कौन से सक्सेस इसमें हुए हैं, सबसे पहला जो सक्सेस ऐसा हुआ था वो थी डॉली। डॉली वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ शीप, it was the first mammal to be successfully cloned from an adult somatic cell। तो जो डॉली शीप है वो सबसे पहली ऐसे मैमल था जिसे हमने क्लोन किया था सक्सेसफुली, एंड this experiment या this cloning was performed at Roslin Institute in Scotland by British scientists Sir Ian Wilmot and Keith Campbell। तो इन साइंटिस्ट ने इसे परफॉर्म किया था और it was performed at Roslin Institute। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है कि ये जो ट्रांसफर हुआ था, इट वाज नॉट लाइक फर्स्ट टाइम दे वर सक्सेडेड इन क्लोनिंग, दे टुक 434 अटेम्प्ट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट वाजंट लाइक क्लोनिंग पहली अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गई थी, इट टुक 434 अटेम्प्ट्स टू मेक दिस एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन अ सक्सेस। उसके अलावा और भी अगर हम क्लोनिंग इंस्टेंसेस की बात करें तो इंजाज वाज द फर्स्ट कैमल टू बी क्लोन्ड इन यूएई इन 2009। उसके बाद अगर हम कैट की बात करें तो फर्स्ट क्लोन कैट वाज इन यूएस, its name was copycat। in 2004 again a commercial clone cat was produced। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी क्लोनिंग में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की है। इसमें एनडीआरआई करनाल का जो एनडीआरआई करनाल है उसने बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, क्लोनिंग को यूज करके बहुत सारी स्पीशीज क्रिएट की है। सबसे पहली वर्ल्ड की जो फर्स्ट मुरा बफेलो थी वो भी इंडिया में ही क्लोन हुई थी और उसका नाम था समरूपा। उसके बाद रिसेंटली अगर हम बात करें तो हिसार में CIRB हिसार ने एक क्लोन्ड ऑफस्प्रिंग तैयार किया है, गौरव, जो कि बफलो के वेंट्रल साइड से सेल से क्लोन हुआ है। तो जनरली हम वेंट्रल साइड को नहीं यूज करते, बट दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे हमने वेंट्रल साइड के सेल्स को यूज किया। तो ये कुछ इंस्टेंसेस थे क्लोनिंग के। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें दिया गया था डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन मैमल, ये बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या दिया था, डॉली वाज प्रोड्यूस्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये भी सही है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से डॉली को प्रोड्यूस किया था, इट वाज द फर्स्ट क्लोन मैमल। तो दोनों असर्शन और रीजन सही है, तो इसका आंसर होगा ए। सो फ्रेंड्स, आपको लग सकता है कि क्योंकि डॉली वाज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग तो यहाँ पे एग्जैक्टली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ना होकर सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर हुआ था, बट ये भी सही है एंड इट correctly somehow explains the assertion because जो somatic cell nuclear transfer है it also uses in vitro fertilization। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम 3 क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टेक्नोलॉजी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अब हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेस्ड ऊपर है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक assertion रीजन स्टेटमेंट जो कि पूछा गया था 2000 में। DNA fingerprinting has become a powerful tool to establish paternity and identity of criminals in rape and assault cases। इसका रीजन है trace evidences such as hair, saliva and dried semen are adequate for DNA analysis। तो हमें ये assertion रीजन दिया है और हमें बताना है कि क्या assertion और रीजन सही है, are they the correct explanation। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। Which one of the following techniques can be used to establish the paternity of a child? This was asked in 1997। So A protein analysis, B chromosome counting, C quantitative analysis of DNA या DNA fingerprinting। इनमें से कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं to ascertain the paternity of a child। A third question है which one of the following features of DNA makes it uniquely suited to store and transmit genetic information from generation to generation। तो यानी डीएनए का ऐसा कौन सा फीचर है जो कि हम यूज करते हैं टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। A complementary of the two strands, B double helix, C number of base pairs per turn और D sugar phosphate backbone। तो यानी डीएनए का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसकी ये यूनिक एबिलिटी को डिफाइन करता है या डिनोट करता है। सो लेट अस ट्राई टू आंसर दीस क्वेश्चन।
सो बिफोर वी नो व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हमें पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है या उसका फंक्शन क्या है। डीएनए जो है बेसिकली एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रोमोसोम, जो बेसिकली कैरी करते हैं हमारे जीन्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी जब भी पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जीन्स ट्रांसफर होते हैं, दिस इज थ्रू द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच कैरी दीज डीएनए। तो डीएनए क्या है, बेसिकली एक तरह का प्रोटीन है, एक न्यूक्लिक एसिड है जहां जिससे ये ट्रांसफर होता है। अगर इन न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। और डीएनए और आरएनए की अगर हम बात करें, उन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि उनमें 4 टोटल प्रोटीन्स होते हैं या 4 टोटल न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, विच इंक्लूड एडेनाइन, ग्विनाइन एंड साइटोसाइन। ये तीनों जो प्रोटीन्स हैं ये दोनों में कॉमन रहते हैं, लेकिन जो फोर्थ प्रोटीन है दैट इज डीएनए की अगर हम बात करें तो वहां पे थाइमीन होता है, और आरएनए की बात करें तो वहां पे यूरेसिल होता है। तो इन्हीं दोनों की अरेंजमेंट के कारण डीएनए और आरएनए में डिफरेंस रहता है और उनके फंक्शंस में भी डिफरेंस रहता है। डीएनए की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स से हमारा मतलब है कि 2 स्ट्रैंड्स ऐसे होंगे जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, और ये जो कनेक्शन होते हैं यहाँ पे हिस्टोसोम्स की हेल्प से ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो डीएनए होता है, इनके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है कि जब भी स्प्लिटिंग होती है, जब भी ऑफस्प्रिंग्स में स्प्लिट होते हैं, तो ये 2 स्ट्रैंड स्प्लिट हो जाते हैं, और इसके कारण ये जो जीन्स होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो एक एक जो स्ट्रैंड होता है दोनों जीन्स में चला जाता है, एंड इट सक्सेसफुली जो होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। आरएनए की बात करें तो उसका फंक्शन कहाँ पे होता है, उसका फंक्शन होता है इन कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। यानी स्प्लिटिंग की अगर हम बात करें तो वहां पे डीएनए वर्क करता है, और अगर कैरी फॉरवर्ड मैसेज कैरिंग की बात करें या वहां पे उसका जो रोल है, वहां पे डिकोडिंग कैसे होनी है, कैसे एक्सप्रेशन होनी है, वहां पे आरएनए प्ले करता है। तो ये डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है। अब क्योंकि डीएनए वो सोर्स है जहां पे हम जीन्स का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, जिसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम डीएनए की हेल्प से ही हम बहुत सारे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू नो अबाउट आवर इनर बॉडी एंड आइडेंटिफाई पर्संस। तो क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब हम देखते हैं। फिंगरप्रिंट्स आपको पता है बेसिकली वो एक ऐसा चीज है जिससे हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं, बेसिकली एक आइडेंटिटी का सोर्स है। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। सिमिलरली क्योंकि हर इंडिविजुअल का डीएनए भी अलग अलग होता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसा तरीका है जिससे हम एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इस आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने की के कारण इसकी हम बहुत ज्यादा यूटिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स, सेकेंडली टू असर्टेन द पेटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी एक पेरेंट, अगर हमें कोई चिल्ड्रन है उसकी मॉम डैड का पता नहीं है, या कोई ऑफस्प्रिंग है ऑफ कोई ऐसा ऑर्फन है जिसके मॉम डैड के पेटर्निटी का भी पता नहीं है, तो वो भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता कर सकते हैं। थर्ड, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है, वहां पे भी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं तो उनका पता नहीं लग पाता है कि डेड बॉडी कौन सी है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज कैन ऑल्सो बी डन विद हेल्प ऑफ डीएनए। एंड लास्टली, टू आइडेंटिफाई द रेशियल ग्रुप्स टू रीराइट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। यानी एंथ्रोपोलॉजी में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें काम करती है। तो यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये इसके सोर्स क्या रहता है या इसका सैंपल क्या रहता है, इसका सैंपल फ्रेमवर्क रहता है आर ब्लड, बोन्स, हेयर्स, सलाइवा, सीमन, टीथ, टिश्यू। यानी जहां पे भी हमें न्यूक्लियस मिल सके, डीएनए मिल सके, जहां से ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो सारे सोर्सेस हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करें, अब ये होती कैसे है, ये आपको प्रोसेस समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी ये टेक्निक यूज होती है कहीं ना कहीं, तो वो आपको वहां पे उस चीज को समझने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ये प्रोसीजर हमें हेल्प करेगा। सबसे पहले क्या होता है कि हम एक डीएनए को आइसोलेट करते हैं, जो भी हमें सैंपल मिला है, जो भी कोई डेड बॉडी मिली है, उससे हम एक डीएनए का एक्सट्रैक्ट इशू कोई सैंपल है उसको निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी हिज ब्लड, इट कैन बी हिज हेयर, सीमन, एनीथिंग। उसके बाद इस एक्सट्रैक्टेड डीएनए में से हम एक सैंपल को कट आउट करते हैं विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो उसके बाद इसे कट करने के बाद इस सैंपल को हम अलग अलग फ्रैगमेंट्स में ट्रांसफर करते हैं और अलग एक सेपरेशन करते हैं और ट्रांसफर करते हैं एक मेम्ब्रेन में, ताकि हम इसे आइडेंटिफाई कर सके ये कौन सा किसका डीएनए है, ये कैसे ये डीएनए वर्कआउट करेगा। सो बेसिकली आइसोलेशन, then cutting, sizing and sorting of DNA, next transfer of DNA to a nylon sheet, fourth probing यानी active radioactive colored probes to the nylon sheet to produce DNA patterns of a fingerprint। यानी जो इनिशियल हमारा डीएनए सैंपल है उसको मैच करने के लिए हम बाकी उसे सैंपल से मैच करेंगे, यानी डीएनए कंपैरिजन करेंगे, एंड फाइनली एक डीएनए फिंगरप्रिंट जो है उसके हेल्प से बन जाता है। तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर।
अब हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने की जो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रिलेटेड पढ़े थे। पहला क्वेश्चन था एक असर्शन रीजन स्टेटमेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज बिकम अ पावरफुल टूल टू एस्टैब्लिश द पैटर्निटी एंड आइडेंटिटी ऑफ क्रिमिनल्स इन रेप एंड असॉल्ट केसेस। तो ये सही है क्योंकि एक आइडेंटिटी के लिए यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन की अगर हम बात करें, ट्रेस एविडेंसेस सच एज हेयर, सलाइवा एंड ड्राइड सीमेंस आर एडिक्वेट फॉर डीएनए एनालिसिस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये डीएनए एनालिसिस के जो फ्रैगमेंट्स हैं वही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। तो ये असर्शन रीजन सही है और ये रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं टू एस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड। सो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम यूज करते हैं टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटीन एनालिसिस की, क्रोमोसोम काउंटिंग की, तो ये जो है ये बेसिकली कहीं ना कहीं डीएनए से वर्क कर रहे हैं या डीएनए से रिलेटेड है, बट एग्जैक्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं कर रहे। तो इसका आंसर डी ही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डीएनए मेक इट यूनिकली सूटेड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये पूछा गया था 2001 में। तो डीएनए की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम यूज करते हैं टू ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन? A, complementary of 2 strands, B, double helix, C, number of base pairs per turn and D, sugar phosphate backbone। तो हम आपको बता चुके हैं कि उसका जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो ही हेल्प करता है। सो आंसर होगा बी। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको खुद ट्राई करना है। ये पूछा गया था प्रीलिम्स 1996 में। Which one of the following professionals are more likely to run the risk of a permanent damage in the cell's DNA? यानी इनमें से ऐसा कौन सा प्रोफेशनल है जो जिसका डीएनए हार्म हो सकता है उसके प्रोफेशन के कारण? फर्स्ट, रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप, सेकंड एक्सरे टेक्नीशियन, थर्ड कोल माइनर या फोर्थ डायर एंड पेंटर। तो इनमें से कौन सा ऐसे प्रोफेशन है जिसमें हमारा डीएनए डैमेज हो सकता है? सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम आपको मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।